हेलो बच्चों, तो आज अपन करेंगे डिस्कशन जेई मेंस सेकंड सेशन के 7 अप्रैल शिफ्ट 1 के पेपर का। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लिखा हुआ है क्यूबिक ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो जैसा वो कह रहे हैं अपन उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते चलते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर एक क्यूब स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है। ठीक है, इस प्लेन का इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। लिखा हुआ है इस क्यूब का एक्सेलेरेशन g/2 है। तो उन्होंने पूछा है कि वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ। इसका FBD बना लेते हैं, मास m मानते हुए। इधर लग रहा होगा mg sin थीटा मीन्स mg√3/2, mg cos थीटा mg/2 हो जाएगा। नॉर्मल ऐसे, और स्लाइड कर रहा है तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा F के, जिसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल। न्यूटन्स लॉ लिखना है और आंसर आ जाएगा अलोंग द इंक्लाइंड नीचे की तरफ नेट फोर्स mg√3/2 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल mg/2 के बराबर है यहाँ पर, इक्वल्स टू मास इंटू इसका एक्सेलेरेशन दैट इज g/2। ये mg कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास μ/2 की वैल्यू, 2 भी उड़ा देते हैं, ये लो 2 उड़ा दो। म्यू की वैल्यू आ रही है मेरे पास √3 - 1। तो √3 - 1 इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सिंपल क्वेश्चन। टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज, दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, एक की फोकल लेंथ है 30, दूसरे की फोकल लेंथ है 10। प्लेस्ड कोएक्सियली, इनकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो सेम है, इनके बीच का सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। इन्होंने पूछा इस पूरे कॉम्बिनेशन की ऑप्टिकल पावर बतानी है। आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकल पावर का फॉर्मूला होता है n/f, जहाँ n मतलब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, f मतलब उस मीडियम में लेंस की फोकल लेंथ। अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लेंसेज एयर में रखे हुए हैं। इसका मतलब n की वैल्यू 1 हो गई। तो मुझे 1/f पता करना है। अब ये f जो है ये इस पूरे कॉम्बिनेशन के f की बात चल रही है। तो अगर दो लेंसेज कुछ सेपरेशन पे रखे होते हैं तो उनका f इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं बच्चों, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। इसमें वैल्यू पुट कर दें तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इसको साइन के साथ रखना होता है। अब कॉन्वेक्स लेंसेज हैं तो f1 f2 पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे। f1 है 30, f2 है 10 माइनस सेपरेशन है 10 और f1 इंटू f2 है 300। तो यहाँ से एक 0 से 0 उड़ा देते हैं और -1/30 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो f इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा तो 0.1 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में f को मीटर में रखना होता है। तो 1/f की जगह 0.1, तो आंसर आ जाएगा 10 डायप्टर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। ये पार्टिकल ऑफ चार्ज q, मास m, काइनेटिक एनर्जी E। पार्टिकल का चार्ज गिवन है, मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी E बता रखी है। एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। ये लाइन पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसका पाथ सर्कुलर पाथ होने वाला है। जैसे अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैं उसको v रफ्तार से थ्रो करता हूँ तो वो इस तरह के सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है। ठीक है, जिसकी रेडियस या उसकी आर्क की रेडियस को ये r बोल रहे हैं। तो मुझे पता है कि रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक जो होता है उसका फॉर्मूला होता है mv/qb। ठीक है, mv मतलब मोमेंटम, इसको लिख सकता हूँ √2m इंटू उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब बहुत सिंपल सा हिसाब किताब मिल गया मुझे कि रेडियस ऑफ ट्रैक प्रोपोर्शनल है √e के। अब आप ढंग से देखें, हर ऑप्शन में e जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, तो इसको x एक्सिस पे लिखा हुआ है, इसको y पे लिखा हुआ है। तो ये y प्रोपोर्शनल टू √x आ गया। इसका मतलब y² प्रोपोर्शनल टू x आ गया। इसका मतलब ये पैराबोलिक ग्राफ बनने वाला है। और y² अगर x के प्रोपोर्शनल है तो ओपनिंग राइट वर्ड, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होना चाहिए। टू चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। दो चार्जेस जो हैं, डायग्राम बना हुआ है Q1 एंड Q2,
आपस में 30 सेंटीमीटर सेपरेशन पे रखे हुए हैं। ये थर्ड चार्ज Q3 इनिशियली एट C, एक तीसरा चार्ज इनिशियली यहाँ रखा हुआ था, फिर उसको मूव करवाते हैं सर्कुलर पाथ के अलोंग और उसको C से लेकर D तक कोई एक्सटर्नल एजेंट लेकर आ जाता है। तो उन्होंने पूछा डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ Q3 फ्रॉम C टू D, C से D तक पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा। तो जब वो Q3 C पर रखा हुआ था उस टाइम पे डायग्राम ऐसा था, इस तरह का, ये 30, ये 40, ये 50, ठीक है। तो अगर मैं और डिफरेंस जो है वो उन्होंने बता रखा इतना होगा, है ना। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। अभी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, जब ये चार्ज डी पर आ जाएगा तब जो भी सिस्टम मुझे दिखाई देगा उसकी एनर्जी लिखूंगा, फिर डिफरेंस निकाल लूंगा। अभी लिखते हैं एनर्जी, दो दो के पेयर बना के। Q1 Q3 की एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q3 अपॉन 40 सेंटीमीटर में चलने देते हैं अभी, प्लस इस सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q2 डिवाइड बाय सेपरेशन 30, और उन दोनों के सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी K Q2 Q3 डिवाइड बाय 50, ये सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब कल को जब ये Q3 वहाँ से हट के यहाँ आ चुका होगा, अभी हटा दें, वहाँ पर नहीं है वो, यहाँ आ चुका है इससे 10 की दूरी पर, तब लिखते हैं सिस्टम की एनर्जी। इन दोनों की एनर्जी जो है वो तो इतनी की इतनी रहेगी, चाहो तो वापस लिख के देख लो, है ना। K Q1 Q2 बाय 30 प्लस इन दोनों Q2 Q3 की बात कर रहा हूँ की एनर्जी K Q2 Q3 डिवाइड बाय 10, और इन दोनों के सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी K Q1 Q3 डिवाइड बाय 40। अगर आप ढंग से देखें ये टर्म यहाँ भी आ रही थी तो डिफरेंस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म भी डिफरेंस में कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ डिफरेंस आएगा इनका। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, K Q2 Q3 सॉरी K Q2 Q3 ये कॉमन आ जाएगा और बचेगा कितना 1/10 माइनस 1/50। इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 50 हो जाएगा, ये 4/50 बन जाएगा। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो K Q2 Q3 और यहाँ पर है 4/50, तो अपना आया K Q2 Q3 4/50, ठीक है। और ये जो है ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ था ये वाला यहाँ पर, तो इसको मीटर में बदलने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 K Q2 Q3 डिफरेंस आया। एक बार सवाल में देखें ऑप्शंस कैसे हैं, 6 Q2 8 Q2 इस तरह की टर्म्स में ऑप्शन है, तो एक बार कुछ रिलेशन, अच्छा ये जो उन्होंने दिखा हुआ है ये Q3 टाइम्स समथिंग लिखा है, तो इसको आप इसके बराबर कर दो, Q3 टाइम्स K अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये वाला K कट जाएगा, Q3 से Q3 कट जाएगा, इसका मतलब जो K की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 8Q2। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए। Two harmonic waves moving in same direction superimposed to form a wave x equals to a cos 1.5t cos 50.5t। तो उन्होंने पूछा है कि पीरियड विद विच दे बीट, तो हमको बीट फ्रीक्वेंसी पता करके उसके करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड बताना है ना। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन है x इक्वल्स टू a cos 1.5t cos 50.5t, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, a/2 को अलग रख लेंगे, 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। तो cos ऑफ a प्लस बी वो हो जाएगा इतना, प्लस cos ऑफ a माइनस बी, इनका डिफरेंस हो जाएगा इतना। अब यहाँ से साफ दिख रहा है कि दो अलग अलग ट्रेवलिंग वेव्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली, इनकी अलग अलग ओमेगा देख लें। एक का ओमेगा है 52 सेकेंड इनवर्स में, दूसरे का ओमेगा है 49, है ना, रेडियन पर सेकंड कह लीजिए। इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे बीट फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 आ रहा है बच्चों 3 रेडियन पर सेकंड में, पर उन्होंने मुझसे पीरियड पूछा है तो इसको मैं 2π/t के बराबर कर दूंगा, और यहाँ से मेरे पास t की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2π/3, जहाँ पाई की वैल्यू 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, तो ये लगभग जो आ रहा है ये 2 सेकेंड के आसपास आ रहा है। लिखा भी है क्लोज टू नियरेस्ट इंटीजर, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए 2 सेकेंड। ये रॉड ऑफ लेंथ 5L डायग्राम दिखा रखा है, रॉड की लंबाई 5L है, इसको बेंड कर रखा है राइट एंगल पर, ठीक है।
पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है यहाँ ओरिजिन मानते हुए। तो देखो यूनिट लेंथ का मास मैं लैम्डा अज्यूम कर लेता हूँ। अब इस 12 लेंथ का सारा मास इसके मिड पॉइंट पे रख दूँ, लैम्डा टाइम्स 12, उसका सारा मास उसके मिड पे रख दूँ, लैम्डा टाइम्स 3l। अब वो डायग्राम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2 पॉइंट मासेस रखे हुए हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये है लैम्डा 2l मास यहाँ से l दूरी पर, वो है लैम्डा 3l मास वहाँ से 3l/2 पर। अब आप जानते होंगे फॉर्मूला, पोजीशन तक पहुँचने के लिए अलग अलग एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो एक्स यू एम m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 फॉर्मूले से। तो m1 दैट इज लैम्डा 2l इंटू x1, m2 x2 0 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा लैम्डा 5l। तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, l से l कट जाएगा, तो ये 2/5 आ जाएगा, 2/5 और एक l आएगा 2l/5 सॉरी, है ना। और l की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो l की वैल्यू 10 सेंटीमीटर डाल दूंगा तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा और ये 4 आ जाएगा। इट मीन्स 4i कैप तो आना चाहिए। YCUM भी निकाल के देख लो, वैसे तो आंसर आ चुका है क्योंकि 4i कैप सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में, पर फिर भी m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो m1 y1 0 हो जाएगा। उसके लिए लिखूंगा लैम्डा 3l, तो उसका मास, उसका y कोऑर्डिनेट इतना, दूसरे के लिए वाली टर्म 0 हो गई, डिवाइड बाय टोटल मास 5 लैम्डा l। तो इसमें अपन देखें तो लैम्डा l से लैम्डा l ये आ गया मेरे पास 9l/10। l की वैल्यू 10 है तो आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर। ये इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है, 4i कैप प्लस 9j कैप। For a hydrogen atom, the ratio of largest wavelength of Lyman series to that of the Balmer series, आपको पता होना चाहिए 1/λ जो होता है बोर मॉडल में बताते हैं RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। बस आपको इसमें ये समझना है कि क्या पूछा है। लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज बच्चों तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है n बराबर 2 से 1 में या 3 से 1 में या 4 से 1 में, कहीं से भी डायरेक्ट n बराबर 1 में जंप करता है। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ तक पहुंचना है। वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी इसका मतलब एनर्जी बहुत कम होगी, तो जंप बहुत छोटा रहा होगा, इसका मतलब जंप रहा होगा 2 से 1 का। तो 1/λ लार्जेस्ट ऑफ लाइमन सीरीज को लैम्डा लाइमन बोल रहा हूँ बस मैं, इक्वल्स टू r, हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 से 1 का जंप है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया r टाइम्स 1 माइनस 1/4 3/4। तो मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। सेम ऐसी बामर सीरीज की लार्जेस्ट वेवलेंथ, बामर सीरीज तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन का जंप डायरेक्ट n बराबर 2 में होता है उसकी हायर ऑर्बिटल से, 3 से 2 में, 4 से 2 में, इस तरह से। तो उसमें लार्जेस्ट वेवलेंथ, तो वापस वही कहानी, एनर्जी कम से कम, एनर्जी कम से कम तो सबसे छोटा जंप होना चाहिए, तो 3 से 2 का जंप होगा फिर। तो RZ², 2 का स्क्वायर यहाँ 3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, r बाहर आ गया, 36 LCM आ गया और यहाँ 5 बचा, इक्वेशन नंबर 2। 1/2 कर दें, तो 1/2 करेंगे तो बामर की लार्जेस्ट अपॉन लाइमन की लार्जेस्ट आ जाएगी मेरे पास, और ये रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और 3/4 और उसको उल्टा करके लिख दें 36/5। तो ये 9 बार कटेगा 27/5, और इसका उल्टा पूछा है तो आंसर 5/27 आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए। मैच द कॉलम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हर अलग अलग तरह की गैस के लिए आपको Cp/Cv मतलब गामा की वैल्यू देखनी है। गामा होता है 1 + 2/f, ठीक है। अब जैसे देखें ए वाले ऑप्शन के लिए ट्राई एटॉमिक रिजिड गैस, रिजिड का मतलब है कहना चाह रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं कर सकते हैं। ट्राई एटॉमिक है, रिजिड गैस उन्होंने बोला ही है, तो आपको पता है इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ट्राई एटॉमिक गैस की वो 6 होती है। ये मान के चल रहे हैं कि नॉन लीनियर है। एफ अगर 6 होगा तो गामा की वैल्यू 6 पुट करके देखो कितनी आ जाएगी, 4/3। तो गामा 4/3 आएगा, इसका मतलब ए जो है इससे मैच होना चाहिए, ए थर्ड से मैच होना चाहिए। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में दोनों में ऐसा ही हो रहा है। बी में लिखा है डायटोमिक नॉन रिजिड, इससे क्लियर हो गया कि वाइब्रेशन होंगे। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की बात चल रही है वो देखें आप। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। रोटेटरी मोशन के लिए डायटोमिक है इसलिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वाइब्रेशन भी हो सकते हैं तो उसके लिए
वाइब्रेशन का जो मोड है उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर भी होती है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ से आ जाएगी। तो कितना हो गया 7, इसका मतलब 1 + 2/7 गामा की वैल्यू आनी चाहिए। कितना आ जाएगा ये 9/7, तो 9/7 मैच होना चाहिए इसके साथ। मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम सब जानते हैं 3 होती है, तो सीधे यहाँ पर 3 रख देंगे, तो 1 + 2/3 5/3 आ जाएगा, तो इसके लिए ये मैच हो जाएगा। डायटोमिक रिजिड गैस तो वाइब्रेशन नहीं होंगे, तो डायटोमिक का जो ये मैंने सिर्फ इतना पार्ट लिखा था ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, यहाँ 5 आ जाएगा तो 7/5 आ जाएगा, है ना। इसके हिसाब से आप ऑप्शन मैच करा सकते हैं। एसी करंट की इक्वेशन गिवन है, 5√2 + समथिंग लिखा हुआ है, आरएमएस वैल्यू। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये कांस्टेंट करंट है, डीसी करंट है, जबकि ये एसी करंट है, तो ये मिक्सचर हो गया। आरएमएस निकालने के लिए मैं आपको यही कहूँगा इस तरह के सवालों में कि आप पीछे से इस नाम को पढ़ें, पहले स्क्वायर करें। तो इस फंक्शन का स्क्वायर कर देते हैं, तो इस फंक्शन का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा मेरे पास। एक काम और कर लेते हैं ना, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ये परेशान कर रहा है अपन को। 10 cos 650 πt + π/6। तो इस फंक्शन का अगर मैं इस ओपन कर भी दूं एक बार के लिए, मुझे लगता है कि इससे कुछ इफेक्ट पड़ना नहीं है। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा 25 × 2 50, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 cos स्क्वायर समथिंग प्लस 2ab, तो 2 × 5√2 × 10 × cos समथिंग, ठीक है। फिर लिखा हुआ है m मतलब मीन, इसका एवरेज लेना है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका एवरेज तो 50 ही रहेगा। ये पता होना चाहिए cos स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड में हाफ होती है, तो इसकी एवरेज वैल्यू हाफ रखते ये भी 50 आ जाएगा। जबकि cos फंक्शन या साइन फंक्शन की एवरेज वैल्यू एक टाइम पीरियड में 0 होती है, तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अपना आगे 100 आ गया ये। फिर लिखा हुआ है r मतलब रूट, इस पर रूट लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। तो इसको ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बहुत इजीली डायरेक्ट किया जा सकता है, 10 एम्पियर। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम एक्सपीरियंसेस, ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 1 kg, उस पर एक फोर्स लगता है ये। तो उन्होंने पूछा है इस फोर्स के द्वारा जो पावर जनरेट की जाएगी उसका हमको टाइम के फॉर्म में फंक्शन लाना है। तो जो फोर्स वेक्टर दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं एक बार, 2ti + 3t² j, ठीक है। अब देखो पावर तक पहुंचना है, तो मेरे दिमाग में ये आ सकता है कि मैं F वेक्टर डॉट V वेक्टर कर दूं। F वेक्टर तो दिया हुआ है, कहीं से वेलोसिटी वेक्टर पता चल जाए। वेलोसिटी वेक्टर पता करने के लिए काम करें, इस फोर्स को लिखूं मैं मास इनटू एक्सेलेरेशन वेक्टर। सही बात है, मास 1 kg है, हटा दो उसको, एक्सेलेरेशन वेक्टर आ गया। इसको लिख दूंगा मैं d/dt ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, dt को उस तरफ ले जाके इंटीग्रेट करूंगा, तो वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास आएगा 2 × t² / 2i प्लस 3 × t³ / 3 j प्लस सम कांस्टेंट। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इनिशियली पार्टिकल है वो कहाँ पर है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसकी वेलोसिटी नहीं बता रखी है, तो मान रहा हूँ कि t = 0 पर वो रेस्ट पे था, मतलब इस कांस्टेंट को मैंने 0 मान लिया है। मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर भी आ चुका है, ये लिखा हुआ, फोर्स वेक्टर वो लिखा हुआ। अब पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, F.V, तो इसका डॉट वेलोसिटी के साथ, यहाँ 2t लिखा है, यहाँ t² लिखा है, तो कितना हो जाएगा 2t³ प्लस यहाँ 3t² लिखा है, यहाँ पर t³ लिखा है, तो कितना हो जाएगा 3 × t⁵ और पावर की यूनिट वॉट। तो ऐसा ऑप्शन देखें 2t³ + 3t⁵, ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। In the following circuit, the reading of ammeter will be, और Zener voltage, Zener breakdown voltage दे रखा है 4 वोल्ट। देखिए सबसे पहले इस तरह के सवालों में देखना चाहिए कि जो डायोड है जिसको हम Zener बोल रहे हैं ये रिवर्स बायसिंग में है या नहीं। तो इसका हाई पोटेंशियल सिरा इसके N से कनेक्टेड है, इसका मतलब रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में जरूर है। दूसरी चीज़ ये देखनी चाहिए हमेशा कि इसमें ब्रेकडाउन हुआ या नहीं हुआ, उसको चेक करने के लिए आप एक बार के लिए इसको भूल जाएं कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ अगर 0 वोल्ट है, यहाँ 12 वोल्ट है, अगर ये नहीं होता, इसको मैं आइडियल मान रहा हूँ, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का एक वायर मान रहा हूँ, तो जो भी करंट है वो इस रास्ते से जा रहा होता है ना।
इस रास्ते से आने वाला करंट जो भी होता, फॉर एग्जांपल आई करंट होता, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो भी आता वो आई इंटू 100 आता और इसके अक्रॉस 4 गुना आता। तो टोटल मिला के 12 वोल्ट जो है, 12 वोल्ट का ड्रॉप टोटल आना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसमें से इसके हिस्से में आएगा 4/5 टोटल। अगर 500 ओम है सीरीज में तो इसके अक्रॉस 400 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस, 400 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इतना आना चाहिए। तो ये हो गया 48/5। तो ये कितना हो जाएगा अपना, 5 × 9 45 हो जाएगा और 3 9.6 वोल्ट। तो अगर ये डायोड नहीं होता, इसको आइडियल मान लेता मैं, तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 9.6 होता। तो ये 9.6 वोल्ट का डिफरेंस होता, जबकि जीनर वोल्टेज जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो 4 वोल्ट है, इसका मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन भी चेक कर लिया अपन ने। ब्रेक डाउन होने पर क्या होता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो फिक्स हो जाता है जीनर वोल्टेज के बराबर, 4 वोल्ट के बराबर। ठीक है भाई, उन्होंने पूछा इसमें करंट कितना होगा, इसकी रीडिंग बतानी है। ये 4 वोल्ट फिक्स हो गया, ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ये 4 वोल्ट फिक्स हो चुका है। अब देखें आप, ये अगर 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो गया है तो इसमें जो करंट जा रहा होगा, इसको आइडियल मानते हुए चल रहा हूँ, इसमें जो करंट जा रहा होगा इस रास्ते में वो होगा 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस लाइन। तो ये आ जाएगा अपने पास 1/100 एम्पियर। तो मिली एम्पियर में आंसर है, तो 10 मिली एम्पियर इस ब्रांच का करंट होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए। लेंस हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, उसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ये कब की बात है, जब वो एयर में रखा हुआ है। फिर आगे बोलते हैं कि अगर हमने उसको वाटर में रख दिया तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हमको पता करना है। तो देखो, 2 बार लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/f = n लेंस बाय n आउटसाइड -1, 1/r1 - 1/r2। जब लेंस एयर में रखा हुआ है तो वैल्यू पुट करते हैं, 1/, फोकल लेंथ थी 12 सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर में चल रहा है अपना। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5, बाहर एयर है तो 1 -1, और 1/r1 - 1/r2 को मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ कुछ भी एक सिंबल बना लेते हैं, z बना लेते हैं, क्योंकि वापस यही रिपीट होना है। जब इसी लेंस को वाटर में डाल दिया तो माना फोकल लेंथ f0 हो जाती है सेंटीमीटर में। अब लिखते हैं लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, वाटर का दे रखा है 1.28 -1, और वापस से वही 1/r1 - 1/r2। इनको डिवाइड कर दें तो 1/2 कर देता हूँ, इसको इससे डिवाइड करूँगा तो f0/12 आएगा। इधर तो z से z कट जाएगा, यहाँ 1.6 - 1 मतलब 0.6 आ जाएगा, और डिवाइड बाय ये वाली टर्म आएगी, उसको अलग से कैलकुलेट कर लें। तो वो लिखा हुआ है 1.6 मतलब 16, 12.8 - 1, तो यहाँ 12.8 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0.2 करते 13 हो जाएगा, 3.2/12.8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये कट रहा है क्या, 2 से 16 बार, 2 से 64 बार, 4 बार, 1/4, तो वो वाली टर्म 1/4 आ गई अगर मैंने कैलकुलेशन सही करी है तो। और ये 4 ऊपर चल जाएगा तो ये 2.4 हो जाएगा, और f0 की वैल्यू आ जाएगी 12 × 2.4 सेंटीमीटर। मिलीमीटर के लिए इंटू 10 कर दूँ तो ये हो जाएगा 12 × 24 मिलीमीटर। तो 12 × 24 मिलीमीटर कितना होता है, 288 होना चाहिए। Percentage increase in magnetic field when space within a current carrying solenoid is filled with magnesium equals to this। ये बोल रहे हैं कि एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कितना % इंक्रीमेंट होगा अगर इसके अंदर एक मटेरियल मैग्नीशियम डाल दें जिसकी ससेप्टिबिलिटी जो है हमको दी गई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब एयर है तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर μ0 Ni। जब कोई मटेरियल डाल देंगे तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उस मीडियम का जो भी म्यू होगा, है ना। तो मैं म्यू रिलेटिव वाली टर्म यूज में लेने वाला हूँ, म्यू रिलेटिव μ0 भी आएगा साथ में, म्यू रिलेटिव μ0 Ni। अब देखें ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है इसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि μr जो होता है वो 1 + xi होता है, xi मतलब ससेप्टिबिलिटी। तो x की वैल्यू मुझे गिवन है, यहाँ से मुझे μr पता चल जाएगा। तो देखें कितना आ जाएगा, ये आ गया 1.2 × 10⁻⁻5, है ना, ये xi की वैल्यू है, +1 ये μr हो गया टाइम्स μ0 Ni।
इन्होंने पूछा कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट म्यू आर एन आई, इनिशियल है म्यू नॉट एन आई, इनिशियल था म्यू नॉट एन आई इंटू 100। अब आप ढंग से देखिए, म्यू नॉट एन आई कैंसिल आउट हो जाएगा, अपना बचेगा म्यू आर माइनस 1 इंटू 100। म्यू आर माइनस 1 जो है वो जाई के बराबर था, तो ये वाली वैल्यू जाई हो गई, तो जाई इंटू 100 आंसर आना चाहिए। जाई की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁵, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.2 हो जाएगा अपना 12/10, 6/5 और 10⁻³ तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस कर रहे हैं। 39 एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो आप। मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है। एवरेज क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इसको ना, अच्छा क्वेश्चन है कुल मिला के। देखिए क्या कह रहा है कि दो रीज़न दे रखे हैं अपने को, रीज़न नंबर 1 और रीज़न नंबर 2। एक है मैग्नेटिक फील्ड B1 और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड B2। जहाँ पर अपने को दे रखा है कि B1 की वैल्यू B2 से कम है। तो सिचुएशन क्या दे रखी है बेटे, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमें, दे रखा है B1 और ये दे रखा है B2, जहाँ पर B2 की वैल्यू ज़्यादा है B1 से। एक चार्ज पार्टिकल इस रीजन में एंटर करता है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से एंटर करता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट टू द प्लेन है। इनवर्ट टू द प्लेन का मतलब हो गया वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो पाथ जो है वो सर्कुलर होगा। जैसे ये पाथ चार्ज इस रीजन में एंटर करेगा, ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा और सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। लेकिन जब ये इस इंटरफेस पे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदल चुका है। अब ये इंटरफेस पे आने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदल गई है बेटे, क्योंकि ये कम है। और हमारे को पता है बेटे R इजिकल टू क्या होता है, mv/qb होता है, करेक्ट। ये हम क्लास में देख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ से बेटे मास दोनों सेम है, स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क डन करेगा नहीं। तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। ये वाले रीजन का मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो ये रेडियस क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जब ये इस रीजन से पास होगा तो ये बड़ी रेडियस में जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यार ये जब वापस से इसी इंटरफेस पे आएगा तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट अपने को फाइंड आउट करना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें बेटे, ये वाली रेडियस अपन मान लेते हैं, इस पाथ की R2 मान लेते हैं, और इस बड़े वाले पाथ की रेडियस मान लेते हैं, ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसकी रेडियस क्या मान लेता हूँ मैं, R1 मान लेता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, क्योंकि R1 बड़ा है तो ये आ गया 2R1 माइनस 2R2, करेक्ट। 2 कॉमन ले लिया मैंने। R क्या होता है हमारे पास, mv/qb, b की जगह B1 माइनस mv/qb, b की जगह B2, हाँ है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया बेटे, 2mv/m इंटू v/q। B1 भी कॉमन ले लेते हैं बेटे, B1 भी कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस B1/B2। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। देखिए तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। जब ये चार्ज यहाँ से शुरू होके पहले रीजन में जाता है, फिर वापस से दूसरे रीजन पे सेम इंटरफेस पे आता है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज ड्यूरिंग द मूवमेंट अलोंग द इंटरफेस। तो अगर अपन देखें बेटे इसको तो 2mv/qb आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटे, थर्ड आंसर आ गया इसका, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर बेस्ड थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें अपन व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरी भी काम में लेंगे। हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है। इस वायर से हमने इस तरह का एक ये पिरामिड शेप का ट्रायंगुलर पिरामिड बनाया है, हमने ट्रायंगुलर शेप पिरामिड बना दिया। ये ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या था प्यारे बच्चों, R था, ठीक है। अब ये R को अपन ने देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं अभी आपको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, इसका स्मॉल r रेजिस्टेंस मान लिया जो कि R/6 होगा, ठीक है। एक ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/6 हो जाएगा, क्योंकि 6 पार्ट बनाइए
सिंगल वायर से 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल लेंथ के पिरामिड बनाया है क्योंकि। तो अभी हमारा बिल्कुल बेसिक व्हीटस्टोन ब्रिज पैटर्न हो गया बेटे, जो हम रेगुलर क्लास में भी डिस्कस करते रहते हैं। ये आर है, ये आर है, ये आर, ये सारे रेजिस्टेंस कितने के हैं? आर के हैं। तो बेटे ये बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में हम इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, ठीक है ना। ये बैलेंस ब्रिज हो जाएगा P/Q R/S के हिसाब से। तो हमारे पास ये सर्किट ऐसे रिजोल्व हो गया, देखो इस तरह से। ये आर हो गया, ये आर, ये आर, ये वाला आर, ये आर। तो बच्चों देखो आर और आर, 2R, 2R और 2R पैरेलल में आर, और अगेन आर एंड आर, R/2 हो गया। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं बेटे। RAB क्या आ गया? RAB आपके पास आ गया है बेटे R/2, और हम यहाँ पे लिख चुके हैं R क्या है बेटे? R/6 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटे R/12। तो अब इसने क्या बोला बेटा? R/n था, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 12 आ गई। तो थर्ड आंसर सही है, ठीक है। तो बेसिक व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये कर दिया कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर जो है उसका रेजिस्टेंस अपन ने R बोल दिया, उसको टोटल 6 पार्ट में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। इजी क्वेश्चन में काउंट करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो हमारे पास 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आप, क्या कह रहा है कि दो प्रोजेक्टाइल है जिनको ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया विद द सेम इनिशियल स्पीड। प्रोजेक्टाइल की स्पीड क्या है? सेम है। एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है बेटे 45 प्लस अल्फा, और दूसरे का है 45 माइनस अल्फा। तो बोला क्या? रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है। दो डिफरेंट एंगल दे रखे हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछा है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर अपन एंगल ग्राउंड से मेजर करें तो क्या होता है? 2u sin θ/g होता है। तो पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट अगर अपन लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे? T1 = 2u sin, पहला एंगल कितना है बेटे? 45 प्लस अल्फा अपॉन जी। दूसरा एंगल कितना है? 2u sin 45 माइनस अल्फा बाय जी। इनका रेशियो निकालना है। तो T1/T2, T1/T2 क्या आ गया? देखो साइन 45 प्लस अल्फा अपॉन साइन 45 माइनस अल्फा। तो बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो आप, तो क्या आ जाएगा बेटे? साइन a कॉस बी मतलब 1/√2 साइन a कॉस अल्फा प्लस 1/√2 साइन अल्फा अपॉन 1/√2 कॉस अल्फा माइनस 1/√2 साइन अल्फा। बस डायरेक्ट आ गया आंसर। देखो 1/√2 पूरे टर्म से कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से मैंने कॉस अल्फा को कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटे? 1 प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बेटे? थर्ड आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कहीं से कहीं तक कोई इसमें ट्विस्ट नहीं है। सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमारे पास दो वायर हैं बेटे, दो वायर हैं। A एंड B आर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैविंग ए रेशियो ऑफ लेंथ, लेंथ का रेशियो दे रखा है, डायमीटर का रेशियो दे रखा है, और DA/DB डायमीटर का रेशियो दे रखा है। इफ द बोथ वायर स्ट्रेच यूजिंग द सेम फोर्स देन व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ देयर इलोंगेशन। तो बेसिकली बेटे ये इलास्टिसिटी क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी हम पढ़ते हैं, तो जब हम इलास्टिसिटी का यूनिट देखते हैं उसमें यंग मॉडुलस, मटेरियल सेम है तो यंग मॉडुलस सेम होगा। जैसे हम बोलते हैं बेटे फोर्स = होता है -k/x, ऐसे ही फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर जो होता है बेटे वो होता है y = k बराबर होता है YA/L। दिस इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर। तो ये रिजल्ट हम बहुत इजीली अपन डिराइव भी करते हैं क्लास में, ठीक है ना। जब हुक्स लॉ पढ़ते हैं तो इसका सारा डिस्कशन होता है। तो बेटे k को हमने लिख दिया YA/L। अब ये क्या कह रहा है बेटे कि फोर्स जो है वो दोनों वायर पे सेम लग रहे हैं। मटेरियल सेम है तो मतलब y सेम है, फोर्स सेम है, ये भी सेम है, ठीक है।
तो यहाँ से अगर मैं देखूं बेटे तो x प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बेटे, x प्रोपोर्शनल टू आ गया L बाय एरिया। अब एरिया क्या होगा वायर का, पाई डी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि डायमीटर दे रखा है तो अपने को प्रोपोर्शनलिटी में चलना है, तो x प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, L बाय डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x, दोनों केस में अपने को a और b का रेशो निकालना, ठीक है ना, एक्स ए अपॉन एक्स बी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास एल ए अपॉन एल बी इंटू डी बी अपॉन डी ए, डायमीटर का होल स्क्वायर, करेक्ट। एल ए अपॉन एल बी कितना दे रखा है, देखो 1/3 दे रखा है ना, ये 1/3 दे रखा है, करेक्ट। डी बी अपॉन डी ए क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखो डी ए अपॉन डी बी, अपने को डी बी अपॉन डी ए लिखना है, तो डी बी अपॉन डी ए क्या आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है ये क्या आ गया बेटे 1/12, तो इसका मतलब है क्या आ गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आ गया, फर्स्ट आ गया। ठीक है, तो एवरेज क्वेश्चन कह सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है, सिंपल इलास्टिसिटी का जो फंडामेंटल क्वेश्चन है जो हम देखते हैं ना क्लास में रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें एक कंसेप्ट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली क्या होता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है बेटे, ये वाला जो एक्सप्रेशन हमने देख रखा है, इसमें क्या कह रहा है ये, इफ एप्सिलॉन नॉट डिनोट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फाई इज द फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस, द डायमेंशन ऑफ दिस। तो बेटा ये क्या है, सिचुएशन ही अपने को दे रखी है किसकी, डिस्प्लेसमेंट करंट की, जब कैपेसिटर की चार्जिंग होती है। ठीक है ना, जब बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो ये सारी चीज़ें बताते हैं कि कैपेसिटर की चार्जिंग के टाइम पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन देखते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि यार ये डिस्प्लेसमेंट करंट का रिजल्ट है। ठीक है ना, तो बोला क्या, बाउंडेड बाय द क्लोज डायमेंशन ऑफ, अब डायमेंशनल फार्मूला, करंट का डायमेंशनल फार्मूला, तो डिस्प्लेसमेंट करंट है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट ही होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन ये देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है ये, टू प्लेन पोलराइज्ड वेव कंबाइंड एट ए सर्टेन पॉइंट हुज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E1, दूसरा दे रखा है E2। तो बोला क्या, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इसकी फेज 0 है, इसकी फेज π/3 है, तो वेक्टर सम वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं हम बेटे। जो नॉर्मली जैसे मान लो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी इसमें दे रखी है अपने को E1 और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है E2, और इनके बीच में इनिशियल फेज क्या है प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास कितना π/3। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो R = क्या आ जाएगा, रूट ऑफ, अच्छा ये E1 और E2 के मैग्नीट्यूड भी सेम है, E1 और E2 के क्या मैग्नीट्यूड सेम है, E0 ही है इनके मैग्नीट्यूड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, E0 स्क्वायर प्लस E0 स्क्वायर प्लस 2E0 इंटू E0 cos 60 क्या आ गया, हाफ। तो ये सॉल्व करने पे आ गया हमारे पास √3 E0 आ गया, √3 E0। अब √3 की वैल्यू क्या होती है, देखो √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.7। ठीक है, तो जो नियरेस्ट आंसर है वो क्या आ गया बेटे, फोर्थ आंसर इज द नियरेस्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है बेटे, देखो बेटे, इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम द एनर्जी डिफरेंस between the second excitation energy state and a ground level, ground is this one, the atomic number of the ion is। तो बिल्कुल बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो है क्वेश्चन है ये। हम देखते बेटे जो टोटल एनर्जी होती है nth ऑर्बिट में वो होती है -13.6। ठीक है, Z² N²
देखो बेटे यहाँ पे अपने को E1 माइनस E2, देखो जो बेसिक रिजल्ट है हमारे पास, जो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हमें क्या निकालना है बेटे, यहाँ पर वैल्यू ऑफ जेड फाइंड आउट करना है, करेक्ट। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, वैल्यू ऑफ जेड फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है इसने कि ग्राउंड स्टेट और सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, इनका अपने को डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, डिफरेंस। तो क्या दे रखा है, देखो E3 माइनस E1, ये वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है, देखो 108 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू दे रखी है, करेक्ट। अब यहाँ पे बस वैल्यू रखनी है हमारे को E3 की वैल्यू और E1 की वैल्यू। तो देखिए इधर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जेड स्क्वायर को भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, ये देखो पूरा का पूरा फैक्टर मैंने माइनस के साथ ही कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे जब अपन माइनस का मैनिपुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास 1, यानी कि ये 1/9 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1/1, ठीक है, जब अपन उसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ से ये कितना आ गया हमारे पास, ये दे रखा है 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। और ये वाली जो वैल्यू है ये अपने को दे रखी है, देखो जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जब सॉल्व करेंगे तो आप जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा, लिख लो इसको। बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हो आप, अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्किट दे रखा है जिसमें हमें आर सी और इधर सी और ये आर दे रखा है, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है वी ए, इसका दे रखा है वी बी, और टोटल इनपुट वोल्टेज जो दे रखा है वो दे रखा है वी इन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटे, देखो थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। एसी सर्किट शोन इन ए फिगर, आर की वैल्यू दे रखी है, सी वैल्यू दे रखी है, फेज डिफरेंस बिटवीन द वी इन एंड वी बी माइनस वी ए इज 90 डिग्री, द इनपुट सिग्नल फ्रिक्वेंसी इज दिस, वेयर एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। इन्होंने क्या कहा है बेटे, इसमें और वी बी माइनस वी ए में जो फेज डिफरेंस है, वी बी माइनस वी ए में जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब अगर अपन देखें बेटे तो देखो यहां से बिल्कुल सबसे सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस और इन इसमें जो डिफरेंस फेज डिफरेंस दे रखा है वो 90 डिग्री आ रहा है। हम अगर इसको एक इंडिविजुअल सर्किट देख लें, इसको एक इंडिविजुअल सर्किट देखा, इसको इधर से हमने इंडिविजुअल सर्किट देखा, इसको रेफरेंस वैल्यू मान लें, टोटल 90 डिग्री आ रही है, तो इस सर्किट के कारण कितना फेज डिफरेंस आ रहा होगा, 45 डिग्री आ रहा होगा। तो हमने जस्ट इस सर्किट को अलग से डील करा, आर और ये सी, ठीक है, ये आर हो गया और ये सी हो गया, तो इसके कारण कितना फेज डिफरेंस मतलब फेज प्रोड्यूस हुआ होगा, कंट्रीब्यूट हुआ है 45 डिग्री। 45 इसके कारण हुआ है, 45 इसके कारण हुआ है, तो टोटल मिला के 90 डिग्री हो गया। अब इस तरह के सर्किट में जो फेज डिफरेंस का रिजल्ट होता था हमारे पास वो होता है एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1045 डिग्री आ गई, करेक्ट। एक्स सी क्या होता है बेटा 1/ओमेगा सी इंटू आर इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे 1/CR। तो बस अब आप इसकी वैल्यू रख दो बेटा, सी की वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू रख दीजिए, तो यू विल गेट 10⁵ तो इसने एक्स की वैल्यू पूछी है, देखो बेटा सी की वैल्यू और आर की वैल्यू रख देना है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 10⁵, तो वैल्यू ऑफ एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। कुल मिला के हमने इसको दो अलग अलग सर्किट में रिजॉल्व करके और फिर सॉल्व किया, क्योंकि टोटल फेज डिफरेंस आ रहा था 90 डिग्री, तो ऊपर वाले सर्किट के कारण 45 डिग्री, क्योंकि सिमेट्रिक सर्किट है तो हम ऐसा इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बोला क्या, एक डिस्क है ए बी सी आर डिस्क, सॉलिड स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल, ये है डिस्क, ये सॉलिड स्फीयर है और ये होलो स्फीयर है। स्फेरिकल शेल मतलब होलो स्फीयर। बोला क्या है कि ये एक सिस्टम दे रखा है
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिस्टम अबाउट द पी क्यू, इस एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दे रखा है x/15i, वेयर i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द डायमीटर। अबाउट द डायमीटर ऑफ डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²/4, तो अपने को इसी वैल्यू में इसको लाना पड़ेगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे बेटे, इसको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख देंगे सिस्टम का, इन तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करना है। जब हम बात करेंगे डिस्क की तो ये आ जाएगा हमारे पास mr²/4, क्योंकि लाई इन द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन होता तो mr²/2 करते हैं, यहाँ लाई इन द प्लेन दे रखा है आपको। सॉलिड स्फेयर के लिए क्या करेंगे बेटे, 2/5 mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम का रोल आ जाएगा, 2/5 mr² प्लस mr², करेक्ट, प्लस I3 कितना हो जाएगा, 2/3 mr² प्लस mr²। ये भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आ गया होलो स्फेयर के लिए, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटे mr²/4, तब इसको इस फॉर्म में अपने को लाना पड़ेगा। मैं सारा सॉल्व कर चुका हूँ इसको, तो 1/19 ये इस तरह की वैल्यू अपने को मिल जाएगी जब हम सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। तो ये दे रखा है अपने को, ये इसी फॉर्म में दे रखा है, ये क्या, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क लाई इन द प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क लाई इन द प्लेन क्या होता है बेटे, mr²/4 होता है। तो अपने को वैल्यू ऑफ x निकालनी है, तो आप देखें बेटे कंपेयर कर लें, 15 अपने पास आ रहा है, ये 15 अपने पास आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 199 आ जाएगी। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे बेटे, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर सकते हो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 199 आ जाएगी, ठीक है। क्या ये कह रहा है बेटे, एक कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड है, उसके ऊपर दूसरा लिक्विड है, और टोटल अपरेंट शिफ्ट की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं मैं आपको। देखो बेटा, ये एक पहला लिक्विड जो कितनी हाइट तक भरा हुआ है एक बार देख लेते हैं। कंटेनर कंटेन द लिक्विड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 1.2 दे रखा है, करेक्ट। इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है इसकी हाइट, 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर जो है हमारे को एक और लिक्विड भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, ठीक है, 1.6, और ये h हाइट तक हमने भरा हुआ है। यस, ऐसे ये सिचुएशन दे रखी है, पहला लिक्विड दूसरा लिक्विड, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है h मीटर। अब ये कह रहा है व्यू फ्रॉम द अबव, यहाँ से इस सिस्टम को हमने ऊपर से देखा है, तो अपरेंट शिफ्ट द पोजिशन ऑफ बॉटम ऑफ कंटेनर इज 40 सेंटीमीटर, देन वैल्यू ऑफ एच इज। ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, उसमें अपरेंट शिफ्ट की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बेसिक ये रिफ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें शिफ्टिंग फिनोमिना काम आ रहा है अपना। तो टोटल शिफ्टिंग इस तरह के फिनोमिना में क्या होती है, टोटल शिफ्टिंग का रिजल्ट हम ऑलरेडी डिस्कस करते ही हैं क्लास में, ये होता है T1 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ1, मल्टीपल लिक्विड के लिए T2 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ2, ठीक है बच्चों। ये डेल्टा एक्स आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डेल्टा एक्स क्या दे रखा है 40 सेंटीमीटर। T1 की वैल्यू, T1 मतलब ये वाली चीज़, ये कितना है 60 सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट कर देंगे, 1 माइनस 1 बाय μ1 कितना है हमारे पास 1.2 है, प्लस T2 की वैल्यू h दे रखी है अपने को 1 माइनस 1 अपॉन ये वैल्यू दे रखी है हमारे को 1.6, करेक्ट। तो यहाँ से बेटा अपने को सिंपल इस h की वैल्यू निकालनी है जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। h की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी, तो सेंटीमीटर पहले हम हटा देंगे यहाँ से, और जब सॉल्व करेंगे तो इसकी h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, करेक्ट बच्चों। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। 2 लेयर ऑफ लिक्विड दे रखा था, टोटल शिफ्टिंग दे रखी थी, एक लिक्विड की हाइट दे रखी है, दूसरे लिक्विड की हाइट अपने को कैलकुलेट करनी थी, मतलब h की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, स्टीफन लॉ, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी है इसमें ठीक ठाक, बट क्वेश्चन अगर अपन देखें लॉजिक वाइज तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें अच्छा है। ये कह रहा है वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर अपने को दे रखा है, एक वायर बेटे
जिसका लेंथ अपने को गिवन है कितना है बेटे 10 सेंटीमीटर है, और जो डायामीटर है बेटे वो है हमारे पास 0.5 mm, 0.5 mm दे रखा है, करेक्ट। द टेम्परेचर ऑफ वायर, दिस वन, ये टेम्परेचर ऑफ वायर दे रखा है, एंड पावर रेडिएट बाय वायर इज 94.2 वॉट। इमिसिविटी की वैल्यू दे रखी है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो स्टीफन लॉ क्या कहता है बेटे, जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर T है तो उससे जो हीट करंट होता है, यानी कि पावर जो होता है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट जो होता है बेटे वो होता है सिग्मा ई, ई फॉर इमिसिविटी, ए टी रेस टू पावर 4, ठीक है ना। ये बेसिक रिजल्ट है हमारे पास। पावर, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट, इमिसिविटी, एरिया, और ये क्या है अपने पास टेम्परेचर। यहाँ पर इमिसिविटी की वैल्यू क्या है बेटे x/4 है। इमिसिविटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास x/4, कितनी दे रखी, x/8 दे रखी है, सॉरी ये कितनी दे रखी है x/8, ठीक। एरिया, अब देख लेते बेटे एरिया को हम कैसे लिखेंगे। मेन बात क्या आ रही है यहाँ पे, एरिया को कैसे लिखेंगे। देखो सिग्मा की वैल्यू स्टैंडर्ड अपने को दे रखी है इन्होंने, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब एरिया की बात करेंगे बेटे तो एरिया क्या होगा इस वायर का, ये होगा 2πr इंटू एल। एरिया कितना हो जाएगा 2πr इंटू एल। आप देखो बच्चों, आर आपको दे रखा है, एल आपको दे रखा है, एरिया आपके पास आ गया। आपके पास इसकी वैल्यू क्या रख दोगे आप, 2πr इंटू एल। जब भी क्वेश्चन करते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा अपने को केल्विन में लिखनी है, ठीक है ना। तो इसको अपन सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल देंगे, 273 ऐड कर देंगे। सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, ये पावर की वैल्यू आपको दे रखी है। पावर कितनी दे रखी है, 94.2 वॉट दे रखी है, ठीक है। तो नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, एक्स इज इक्वल टू 5 जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है बेटे, थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आइडियल गैस अंडरगोज थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस शोन इन ए फिगर, वर्क डन बाय द एंटायर साइकिल। जब भी कोई भी क्लोज लूप होता है अपने को वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो होता है P इंटू डी, और ये P डी का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटे, इस एक्सिस पर हमने प्रेशर लिया है, इस एक्सिस पर हमने वॉल्यूम लिया है, तो इसको हम एज ए सर्कल मान के काम नहीं करेंगे, इसको हम एज ए इलिप्स मान के काम करना है। हालांकि डेटा बाय डिफॉल्ट एक जैसे आ रहे हैं, बट अगर ये क्वेश्चन में अगर सर्कल ना होकर कुछ और होता तो फिर चेंज हो जाता, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, इसको हम इलिप्स मानेंगे, तो इलिप्स का एरिया क्या होता है बच्चों, A इंटू बी होता है, पाई ए बी। ए मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है ना। तो पाई ए की वैल्यू मान लेते हैं बेटे, ये वाली वैल्यू मेरे को लिखनी है, ये मैंने ए माना है। ये वैल्यू कितनी आएगी देखो, 500 माइनस 300, तो ये दोनों का डिफरेंस आ गया 200, बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। 100 किलो में दे रखा है, ये देखो बेटे KPA में दे रखा है ना, तो 10⁻3। बी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो बी की वैल्यू, ये वाली चीज़ अगर ए है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, बी आ जाएगी, करेक्ट। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 200। 200 बाई 200, ये किस में, सेंटीमीटर क्यूब में, ये किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 100 इंटू 10⁻6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई 3.14 इंटू 10⁻, देख लीजिए कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4 3 7, और ये हो गया ये, ठीक है। इसको पावर 1 के देख लो, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 10⁻1। अब आंसर इन्होंने किस फॉर्म में दिया है देख लेते हैं, -1 के फॉर्म में दे रखा है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं हम, ठीक है ना। तो इसको पहले तो लिख लो 31.4, ठीक है। इस फॉर्म में तो 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 314 10⁻1। तो जो आंसर इसका आ जाएगा बेटे वो आ जाएगा हमारे पास 314, करेक्ट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, एरिया अंडर द कर्व पर बेस्ड। थैंक यू।